इसके पहले हम लोग सरल रेखीय गति में कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पढ़ा गया था कि गति क्या होता है और किसी भी वस्तु के वास्तविक स्थिति और दिशा को निर्देशित करने के लिए जिस निकाय की आवश्यकता होती है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। उस निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा गया था कि निर्देश तंत्र क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो सरल रेखीय गति में हमने पहले बताया कि सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति को पढ़ने से पहले किसी वस्तु की गतिक अवस्था और विरामावस्था क्या होती है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जिसमें गतिक अवस्था के बारे में बताया गया था कि अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिक अवस्था में कहलाती है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, वह अपनी पोजीशन पे यथावत बना रहे, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु गतिक अवस्था में है या फिर विरामावस्था में। कुछ उदाहरण के तौर तरीकों पर आपको ये भी बताया गया था कि वस्तु की गति की अवस्था हमेशा रिलेटिव होती है या आपेक्षिक, जिसे हम सापेक्ष भी कह सकते हैं, सापेक्षिक होती है। जैसे एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई वस्तु विरामावस्था में हो सकती है या दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष वह वस्तु गतिक अवस्था में भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया था, पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु के लिए पृथ्वी विरामावस्था में है, रेस्ट में है। लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर पृथ्वी से बाहर स्पेस से पृथ्वी की गति को ऑब्जर्व करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी रेस्ट में नहीं है बल्कि यह गतिक अवस्था में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि गतिक अवस्था किसी भी पिंड की वह सापेक्षिक या आपेक्षिक होती है। इसलिए किसी वस्तु की वास्तविक गतिक अवस्था है कि नहीं है, इस बात की व्याख्या हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट के आधार पर करते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट और वस्तु की गति एक विमीय है या एक दिशा में हो रहा है या फिर समतल में है या स्पेस में है, इसके आधार पर आवश्यक 3 अक्षों के समूह को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा गया था कि मूल बिंदु, अक्षों का समुच्चय और समय या घड़ी से मिलकर बने हुए निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें आपका पहला था जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा था अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बताया गया था, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है वो आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, और जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसके बाद आता है टॉपिक अपना, एक दूसरा टॉपिक है कि कोई वस्तु यदि गतिक अवस्था में है तो उसको हम कहीं कहीं पे पॉइंट मास के रूप में मानकर उसकी गति की व्याख्या करते हैं। जैसे यदि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में तय किया गया दूरी पृथ्वी की आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी की गति का अध्ययन करने के लिए हम लोग पृथ्वी को एक पॉइंट मास के रूप में मानकर उसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास की प्रादुर्भाव होता है, जिसे हम कहते हैं बिंदु वस्तु की अवधारणा। ठीक है, किसी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में मानकर उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को हम बिंदुवत अवधारणा या वस्तु की बिंदु अवधारणा की बात करते हैं, या पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बिंदु वस्तु भी कह सकते हैं। तो वास्तव में कोई भी वस्तु कितनी प्रकार की गतियाँ कर सकता है, यहाँ ये भी सोचने की बात है। तो मुख्य रूप से जो कैटेगरी डिवाइड की गई है वस्तु की गतियों के प्रकार का, वो 3 तरीके में है। 3 प्रकार की कोई वस्तु गति कर सकता है, जिसमें पहला है स्थानांतरी गति,
स्थानांतरी गति में वस्तु की पोजीशन टाइम के साथ बदलता है और वस्तु के प्रत्येक कण का समान समयांतराल में समान दूरी तय किया जाता है। ऐसी स्थिति में वस्तु की जो गति होती है वह स्थानांतरी गति कहलाती है। ठीक है, या कह सकते हैं जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता हो, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरी गति कहते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो गति के प्रकार में पहला आपका ये है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति या इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण समान समयांतराल में समान दूरियां तय करे, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल तो देखा जाए, अगर किसी बॉडी को किसी हाइट पे ले जाकर फ्री फॉलिंग करा दी जाए, स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाए, तो वस्तु का या उस पिंड का जितना भी कण होगा वो समान समयांतराल में समान दूरी गुरुत्व के अंतर्गत तय करता है। या हम कह सकते हैं गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंड के गति जो होगी वो आपकी स्थानांतरी गति का उदाहरण होगा। ठीक है, या फिर कोई भी ट्रेन की बात कर ले, ट्रेन अगर पटरी पे दौड़ रही है क्योंकि एक सीधी रेखा में गति कर रही है, उसका प्रत्येक डिब्बा समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। ऐसी स्थिति में उसकी गति भी स्थानांतरी गति के अंतर्गत आती है। स्थानांतरी गति को हम लोग सरल रेखी गति भी कह सकते हैं ना। कह सकते हैं कि कोई भी पिंड अगर सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा हो तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम सरल रेखी गति या ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, वस्तु की गतियों के द्वितीय प्रकार में दूसरा जो टाइप है वो है घूर्णन गति। ये है दूसरा टाइप घूर्णन गति। ठीक है, या वृत्तीय गति के भी रूप में ले सकते हैं। तो ये कैसा होगा, अगर कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि पिंड के प्रत्येक कण का एक वृत्तीय पथ पर गति हो। ठीक है, यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो और उन सभी कणों के वृत्तीय पथों का केंद्र एक बिंदु पर हो, तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी एक एक्सिस के अराउंड अगर कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि प्रत्येक पिंड एक वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है, तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं या फिर रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो पृथ्वी की गति में चूँकि हम लोग को पता है स्थानांतरी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है। वो अपनी एक्सिस पर घूर्णन गति करते हुए ट्रांसलेशनल मोशन करती है, मूव करती रहती है। ठीक है, तो वहाँ उसका प्रत्येक कण जो होगा एक वृत्तीय पथ पर गतिमान होगा। जैसे यहाँ पर अगर सन है तो इसके चारों ओर पृथ्वी, यहाँ पे अर्थ मान लिया जाए, अर्थ है, इसके चारों ओर गतिमान होगा, तो इसकी गति यहाँ पर अपने सेंटर पर एक रोटेशन मोशन करते हुए ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है। इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट आपका आता है, ऐसे ही सब थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरी डायरेक्ट समझना है, लिखना है। तीसरा पार्ट है दोलनी गति। तीसरा है दोलनी गति या ऑक्सीलेटरी मोशन। दोलनी गति या ऑक्सीलेटरी मोशन ये कब होगा, जब कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है। ऐसे भी कह सकते हैं यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे इस प्रकार से गति करता है कि पिंड का त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तो पिंड के इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। या
कोई पिंड अगर अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम दोलनीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पता होगा, सेकंड पेंडुलम का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। इस तरीके से ये अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर इस तरीके के छोटे आयाम या बड़े आयाम का कंपन कर सकता है। इस प्रकार की गति को हम कहते हैं दोलनीय गति। ठीक है, अगर ये वाइब्रेशन कर रहा होगा, ये छोटे आयाम का कंपन कर रहा होगा, बहुत हल्का सा ही ये अपने मीन पोजीशन के इधर उधर डिस्प्लेस हो, तो पिंड की इस प्रकार की गति जो दोलनीय गति के रूप में कहा गया है वो चेंज हो जाता है वाइब्रेशन मोशन में। कहने का मतलब पिंड तब दोलनीय गति ना करके कंपनिक गति के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पिंड जो गति करने के लिए स्वतंत्र है किसी भी बाह्य बल के अंतर्गत, वो 3 प्रकार की गतियाँ कर सकता है। एक स्थानांतरी गति, दूसरा घूर्णन गति है और तीसरा दोलनीय गति है। ठीक है, इसके बाद पिंड हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी गतिमान पिंड की या कोई भी पिंड जो कोई भी इवेंट हो रहा है जो गतिक अवस्था में है, उसकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम लोग एक निकाय का सिलेक्शन करते हैं, एक निकाय तंत्र बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं जिसको निर्देश तंत्र कहा गया है। उस निर्देश तंत्र में परिवर्तित होने वाले या चेंज होने वाले एक्सिस के आधार पर गतियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। अगर निर्देश तंत्र किस तरीके से बदल रहा है, चूँकि हम लोगों ने निर्देश तंत्र माना है कि निर्देश तंत्र क्या है, जिसमें एक मूल बिंदु, एक अक्षों का समुच्चय और एक घड़ी हो, अर्थात टाइम की भी बात किया गया हो, ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र का एप्लीकेशन यहाँ पर है कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में कितनी एक्यूरेट पोजीशन पर है, गतिक अवस्था में है कि नहीं है, किस तरीके के इवेंट हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बनाया जाता है। तो कहने का मतलब निर्देशाक्षों के परिवर्तन के आधार पर किस निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है, एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है या फिर जेड में हो रहा है, इसके आधार पर भी गतियों को 3 भागों में बांटा गया है। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही चेंज हो, कहने का मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन में परिवर्तन हो रहा हो एक्स एक्सिस पर, तो हम कहते हैं ये एक विमीय गति कर रहा है। एक्स ही नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स पर ही हो, वो वाई पर भी हो सकता है, जेड पर भी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही अक्ष में परिवर्तन होना चाहिए। तब पिंड की इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक विमीय गति या 1 डायमेंशनल मोशन। तो निर्देशांकों में परिवर्तन के आधार पर, अर्थात एक्स, वाई और जेड में परिवर्तन के आधार पर गतियों को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला था एक विमीय गति, इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति कैसे जानेंगे? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो निर्देश तंत्र है उसमें आपका ये एक मूल बिंदु होता है, एक्स एक्सिस है, वाई है और जेड है। जेड को इस तरीके से दिखाया जाता है, आपको पता होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर इसमें जो आपका निर्देशांक दिखाया गया है, जो आपका निर्देश तंत्र है, इसमें केवल एक एक्सिस में परिवर्तन हो, कहने का मतलब वस्तु या तो एक्स पे गतिमान हो या फिर वाई में या फिर जेड में गतिमान। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति मान लेते हैं, कोई भी पार्टिकल यहाँ से एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करता है टाइम t बराबर 0 से, हमेशा मूल बिंदु पर टाइम का मान 0 लिया जाता है कि जो भी इवेंट स्टार्ट होगा टाइम t बराबर 0 से स्टार्ट होगा और टाइम फिर वहाँ से इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये x1 दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस पे मूव करने के कारण वस्तु की जो गति होगी वह सिर्फ एक विमीय गति होगी, या फिर ये x पे ना चल के सिर्फ y पर चलता है, y1 दूरी, तब भी हम कह सकते हैं कि ये 1 डायमेंशन मोशन है। कहने का मतलब अगर निर्देश तंत्र के जो निकाय है, जो हमारा निर्देश तंत्र है, उसके किसी एक ही अक्ष में परिवर्तन होता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति जो होगी वह एक विमीय गति कहलाती है। जैसे गुरुत्व के अंतर्गत गिरता हुआ कोई पिंड हो तो उसके वाई एक्सिस में परिवर्तन होता है। यहाँ पे कुछ हाइट पे ले जाकर किसी पिंड को छोड़ दिया जाए तो वाई एक्सिस में चेंज होता है, टाइम के साथ इसका हाइट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो
ये जो एग्जाम्पल होगा वो आपका वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा। दूसरा होता है द्विविमीय गति। द्विविमीय का मतलब टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 2D कह सकते हो। इसके एग्जाम्पल आप लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो। दो निर्देशांकों में परिवर्तन होने का मतलब x में भी परिवर्तन हो, y में भी हो, या फिर हम कह सकते हैं x, y, z में से तीनों में से किसी भी दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो, तो पिंड किस प्रकार की गति कहलाती है? टू डायमेंशन मोशन या द्विविमीय गति। इसके लिए क्या करते हैं, अगर ये पिंड समतल में गतिमान हो, इसको समतल में भी गति कहा जा सकता है। मोशन इन 2D जो कहा जाता है, ये इसको हम कहते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। इसका एग्जाम्पल जो है आपका वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है। आप आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है? मोशन इन 2D या समतल में गति का। जैसे कोई पिंड, इसमें दो ही एक्सिस में चेंज होता है, इसलिए हम जेड एक्सिस को नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ दिया जाए। तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ एक ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन जिसे कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। अगर ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल या कोई वस्तु इस प्रकार से है जो गतिमान है, अर्थात कहने का कि एक्स एक्सिस पर उसके द्वारा चली गई दूरी एक्स है और वाई एक्सिस पर चली गई दूरी वाई है, तब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और वाई। निर्देशांक एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी एक्स हो गया, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी वाई हो गया। विथ टाइम, यहाँ पे टाइम को भी डिनोट करना है क्योंकि ये निर्देश तंत्र है ना, घड़ी से देखना है। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना दूरी मूल बिंदु से है। ये कैसे निकालेंगे? ये आपका एक्स मालूम है, ये वाई मालूम है। अगर हम इसको मान लें कि आर है, क्योंकि डायरेक्शन सहित दिखाएगा इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर आर बराबर √x² + y², उससे निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं, या फिर समतल में गति करने वाले पिंड को द्विविमीय गति कहा जाता है ना। ठीक है। तीसरा है आपका त्रिविमीय गति, मोशन इन 3D, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होता है? त्रिविमीय मोशन इन 3D या 3 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। अगर कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उसके तीनों एक्सिस में परिवर्तन हो, ठीक है, जैसे इस रूम में ही कोई इंसेक्ट उड़ रहा हो या फिर कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में चल रहा हो, तो ऑब्जर्वर के सापेक्ष देखने पर वह क्या दिखेगा? उसके एक्स में भी, अर्थात एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी। कहने का मतलब अगर ये इंसेक्ट की बात ही कर रहे हैं, तो अगर ये स्पेस में होगा तो इसके एक्स, वाई और जेड तीनों में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो तीनों एक्सिस में परिवर्तन होने पर वस्तु की जो गति होगी वह त्रिविमीय गति कहलाती है। ठीक है, या मोशन इन 3D कहलाती है। ठीक है। इस प्रकार से निर्देशांकों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर गतियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है। तो हमें चूँकि पढ़ना है सिर्फ सरल रेखीय गति क्या होता है या सरल रेखा में गति, तो अब यहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए कि सरल रेखा में गति क्या होता है और उसको व्यक्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो सबसे पहले सरल रेखा में गति देखा जाए। सरल रेखा में गति, देखिए सरल रेखा में गति आपको बताया गया कि अगर कोई पिंड किसी सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा हो या फिर कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उसके प्रत्येक कण समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हों, तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। लेकिन जो इसका मूल आता है ये कह रहा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है टाइम के साथ। कहने का मतलब अगर हम मान लें कि x एक वेरिएबल है जो उस वस्तु के गतिक अवस्था को दिखा रहा है कि उसकी पोजीशन किस प्रकार से चेंज हो रही है,
जिसको x के द्वारा दिखाया गया है, किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। x वेरिएबल है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम के साथ, तो लिख सकते हैं s = f(t). ठीक है, ये इक्वेशन बता रहा है कि वस्तु की पोजीशन चेंज हो रही है जो टाइम फंक्शन के साथ। इस प्रकार से ये इक्वेशन किसी भी गतिमान वस्तु की जो कि सरल रेखा में गति कर रही है को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति का मापन करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है वो हम ध्यान देंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो हमें पता है कि गति की अवस्था हमेशा कैसी होती है, रिलेटिव होती है, सापेक्षिक होती है। कोई वस्तु गतिक अवस्था में है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, एक दूसरे के रिलेटिव देखने पर। अगर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, एक ही निर्देश तंत्र में होंगे, तो हम ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है कि नहीं। उसका एग्जाम्पल बताया गया। एग्जाम्पल ये बताया गया, अगर हम सभी लोग पृथ्वी पर हैं तो हमें पृथ्वी हमारे सापेक्ष पृथ्वी मोशन में नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर से स्पेस में जाके देखता है उसके सापेक्ष पृथ्वी गतिक अवस्था में है। इसलिए कहा जाता है कि मोशन क्या है, रिलेटिव है। ठीक है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, प्लेन में गतिमान है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का पोजीशन टाइम के साथ बदलता है जो उसकी सरल रेखीय गति को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, वस्तु की स्थिति को कैसे दर्शाएंगे। अगर वस्तु गतिमान है तो उसकी दूरी या उसके मात्रक को कैसे दर्शाएंगे और किसके सापेक्ष दर्शाते हैं, अर्थात मूल बिंदु क्या है। ठीक है, मूल बिंदु को रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर पॉइंट कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये पहले चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं होती। पहले कोई वस्तु गतिमान है जो पार्टिकल p के रूप में दिखा रहा है, तो अब इसको गतिक अवस्था में है कि नहीं है वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रखते हैं, यहाँ पे खड़ा करेंगे एक व्यक्ति को देखने के लिए गतिक अवस्था में है कि नहीं है। अगर हम उसी फ्रेम में हो जाए तो हम ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि वस्तु गतिक अवस्था में है कि नहीं है। इसलिए हमें एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना होता है। तो यहाँ पर इस मूल बिंदु से व्यक्ति देखता है कि ये गतिक अवस्था में है। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, सबसे पहला एक मूल बिंदु की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मूल बिंदु या रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट भी कहा जाता है। कहने का मतलब गतिक अवस्था को दिखाने के लिए, वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उसकी पोजीशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इसका मात्रक क्या होगा। अगर वस्तु गतिमान है उसकी दूरी क्या है, उसके लिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए x पे कितना चला है, y पे कितना चला है, वो चीज़ें जानने के बाद हम लोग इसकी पोजीशन को दिखाते हैं। पोजीशन में वो जिस तरीके का डिस्टेंस कवर किया गया होगा, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर सेंटीमीटर में अथवा किलोमीटर में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो इसमें ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की तो हो गई, और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन की इसलिए कि इस ऑब्जर्वर पॉइंट के सापेक्ष वस्तु किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ये भी ज़रूरी है। अगर उस वस्तु की एक्यूरेट पोजीशन को प्राप्त करना है कि वो वस्तु कहाँ पर है, किस तरीके से गतिमान है, तो हमें डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव या धनात्मक दिशा को दिखाते हैं और इसके नीचे निगेटिव को। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन को दिखाकर हम उसकी एक्यूरेट पोजीशन को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम की भी ज़रूरत पड़ती है। भाई आपने स्थिति का अगर विश्लेषण कर लिया, किसके सापेक्ष किया, एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, दूसरा आपने यूनिट का बात कर लिया कि कितनी यूनिट पर है, ये 4 यूनिट पे है, मतलब 4 इकाई पे है, 4 मीटर पे है, सेंटीमीटर पे कुछ भी हो सकता है, जो यूनिट आपने लिया है। ठीक है, तो उसके बाद टाइम का भी मापन करना होगा। टाइम के लिए भी क्या करते हैं, हम मूल बिंदु से कोई भी घटना जो घटित हो रही है, वस्तु गतिक अवस्था में है कि नहीं है, उसके देखने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु से देखना प्रारंभ करते हैं। और जब भी इवेंट शुरू होता है, देखना शुरू होता है, वहाँ टाइम t = 0 से स्टार्ट होता है ना। इसलिए टाइम को देखने के लिए या उस वस्तु की स्थिति के निर्धारण करने के लिए समय का भी मापन करना होता है। समय के मापन के लिए हम क्या करते हैं, इसका समय का मात्रक और समय का विश्लेषण करते हैं। समय टाइम t = 0 से स्टार्ट होता है। अगर वो फ्यूचर के लिए देखना है तो टाइम हमारा पॉजिटिव होता जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। अगर वो पास्ट के लिए है तो आपका निगेटिव होता जाएगा, टाइम आपका माइनस करते चले जाएंगे, तो पता चल जाएगा किस तरीके घटना और कब हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ यूनिट की भी ज़रूरत होती है। अगर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में
शॉर्ट ड्यूरेशन में इसकी कोई भी इवेंट हमारी हो रही है तो उसके लिए हमें छोटे मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है, समय के छोटे मात्रक। और छोटे मात्रकों में आपको पता है सेकंड, मिली सेकंड कुछ भी हो सकता है। और बड़े मात्रकों को भी अगर ज़्यादा टाइम टेकन कोई भी इवेंट हो रहा है तो ज़्यादा बड़े मात्रकों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी सरल रेखीय गति करते हुए पिंड की वास्तविक स्थिति समय के साथ का मापन हम आसानी से कर सकते हैं। और कोई वस्तु गतिक अवस्था में है, इसको तो जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि वास्तव में सदिश और अदिश क्या होता है। सदिश का पता ही होगा, ऐसी सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सभी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, उसको एक एरो के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, और सदिशों का सबसे बड़ी बात ये होता है कि सदिश के नियम का पालन करते हैं, चाहे वो त्रिभुज का नियम हो चाहे समांतर चतुर्भुज के नियम का हो। इन नियमों का पालन करने वाले ही भौतिक राशियाँ आपकी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, चाहे वो चाल हो, दाब हो, ऊर्जा हो, घनत्व हो, इन सभी राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है तो निश्चित है उसके द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में कुछ न कुछ दूरियां तय की जाती हैं। तो ये दूरी क्या होती है? दूरी वही है जो उस वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई है, या किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग या पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? उस वस्तु के द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी जो तय किया गया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। विस्थापन की परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मान शून्य से लेकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके आगे का जो भी टॉपिक है, चाल, वेग, त्वरण, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।